हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे गायनोकोलॉजी में फीमेल जेनाइटल ऑर्गनों के बारे में। सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हमने डिस्कस किए। मॉन्स पीबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, पैल्विक फ्लोर मसल्स सब हमने डिस्कस की। फिर हमने इंटरनल ऑर्गन स्टार्ट कर दिए थे, जहां हमने वेजाइना डिस्कस कर लिया था और यूट्रस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके आगे मतलब लास्ट हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 4th क्लास का प्रारंभ हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है 4th क्लास में इंटरनल जेनाइटल ऑर्गनों में से फैलोपियन ट्यूब। तीसरे नंबर का ऑर्गन है बेटा फैलोपियन ट्यूब। जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उस ऑर्गन का नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग। ध्यान रखिएगा, हम फैलोपियन ट्यूब को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज। बेटा इस ट्रिक को तुम समझ जाइएगा, ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ उसका मतलब होता है ऑल्सो कॉल्ड एज। इसे यह भी कहते हैं, मतलब इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो देखिएगा इसको और किस किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसे हम ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। अगर जब कभी भी तुम्हें मिले यह नाम कि ओविडक्ट किसे कहते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है ओविडक्ट भी फैलोपियन ट्यूब का ही नाम होता है। क्लियर? अगर तुम्हें कहाँ मिले यूट्राइन ट्यूब, जहाँ कहीं भी तुम्हें नजर आए यूट्राइन ट्यूब, याद रखिएगा यूट्राइन ट्यूब भी फैलोपियन ट्यूब का ही नाम होता है। अगर आपको मिले कहीं पर भी मुलिरियन डक्ट, मुलिरियन ट्यूब, याद रखिएगा मुलिरियन ट्यूब भी इसी का नाम होता है। मुलिरियन ट्यूब भी इसी फैलोपियन ट्यूब को कहा जाता है। अगर आपको कहीं नाम मिले साल्पिंग्स, अगर आपको कहीं पर नाम मिले साल्पिंग्स तो याद रखिएगा साल्पिंग्स भी इसी का नाम होता है। क्या क्या नाम बेटा मैंने बताए आपको? ओविडक्ट इसे ही कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब इसे ही कहा जाता है, मुलिरियन डक्ट या मुलिरियन ट्यूब इसे ही कहते हैं, और साल्पिंग्स भी फैलोपियन ट्यूब को ही कहा जाता है। जितने भी मैंने नाम तुम्हारे सामने लिखे हैं सब के सब नाम फैलोपियन ट्यूब के ही दूसरे नाम होते हैं। क्लियर? इसके बाद में ध्यान दीजिएगा फैलोपियन ट्यूब में नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर रहे हैं नाम के बाद फैलोपियन ट्यूब जो है यह कैसा ऑर्गन है। याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब एक पेयर्ड ऑर्गन होता है, मतलब संख्या में 2 है। इज ए पेयर्ड ऑर्गन। फैलोपियन ट्यूब हमें संख्या में 2 मिलेगी। जब हम डायग्राम देखते हैं यूट्रस का, यूट्रस जो है तुम्हारा, इस यूट्रस के यहाँ इधर की साइड में तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब, लेफ्ट साइड में तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब और तुम्हारे राइट साइड में फैलोपियन ट्यूब। मतलब कहने का मतलब यह है यह तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब है। तो संख्या में कितनी है फैलोपियन ट्यूब? हमारा जवाब होगा 2। जब पेयर्ड ऑर्गन 2 संख्या में होती हैं, लेफ्ट और राइट। क्लियर? सेकंड बात, यह जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है इसकी कितनी ओपनिंग होती है, किधर किधर खुलती है, इसकी ओपनिंग कितनी होगी? फैलोपियन ट्यूब किधर किधर से खुलती है? ध्यान रखिएगा फैलोपियन ट्यूब की एक ओपनिंग तो ये है और एक ओपनिंग यह होती है। मतलब फैलोपियन ट्यूब में 2 ओपनिंग देखी जाती हैं, 2 ओपनिंग फैलोपियन ट्यूब की होती हैं। इस वाली ओपनिंग का नाम होता है, तो यूट्रस में खुल रही है उसे हम बोलते हैं यूट्राइन ओपनिंग। क्या बोलते हैं बेटा जी? यूट्राइन ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग वह ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग से होता हुआ स्पर्म, यहाँ तुम्हारे स्पर्म है, वेजाइना ये है, इसे आगे चलते हुए तुम्हारे स्पर्म आएंगे और स्पर्म इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे। यानी स्पर्म की एंट्री कौन सी ओपनिंग से होती है? तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर स्पर्म की ओपनिंग इसी से होती है। यह स्पर्म एंट्री का दरवाजा है। स्पर्म एंट्री का जो गेट होता है वह यही यूट्राइन ओपनिंग है। इसी ओपनिंग से तुम्हारा स्पर्म अंदर की तरफ चलेगा। दूसरी तरफ इसकी यह ओपनिंग होती है जिसके नीचे तुम्हारे यहाँ ओवेरी होगी। कहने का मतलब है इसको हम पैल्विक ओपनिंग बोलते हैं। पैल्विक ओपनिंग या एब्डोमिनल
ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। इसी का नाम एब्डोमिनल ओपनिंग होता है। याद रखिएगा, मतलब दो ओपनिंग इसकी होती हैं। पहली ओपनिंग होती है बेटा जी जिसे हम कह रहे हैं तुम्हारी यूट्राइन ओपनिंग, और दूसरी ओपनिंग का नाम है पेल्विक ओपनिंग या एब्डोमिनल ओपनिंग। यह जो तुम्हारी एब्डोमिनल ओपनिंग है, यह एक गेट होगा, एक दरवाजे के रूप में काम करेगा। किसके लिए? यहाँ से तुम्हारा ओवम अंदर जाएगा। याद रखिएगा, जो अंडा है वो इस दरवाजे से अंदर जाएगा। इसका मतलब यह ओवम का एंट्री गेट होगा। ओवम एंट्री गेट। आपका ओवम कौन से गेट से एंटर करता है? तो याद रखिएगा, ओवम का एंट्री गेट यही होगा। क्लियर? आपका यह यूट्राइन ओपनिंग है, एक तरफ पेल्विक ओपनिंग होती है। स्पर्म एंट्री गेट यूट्राइन ओपनिंग है, और पेल्विक या एब्डोमिनल ओपनिंग गेट तुम्हारा जो होता है ओपनिंग, वहाँ से ओवम अंडर एंटर करता है। तो दूसरा सवाल एमसीक्यू, पेयर्ड ऑर्गन हमने डिस्कस किया, दूसरा ओपनिंग डिस्कस की। ओपनिंग टोटल दो मैंने बताई है, पहली ओपनिंग यह है और दूसरी ओपनिंग यह है। दोनों आप डायग्राम में देख सकते हो। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम इसके लेंथ के बारे में, कितनी लंबी यह होती है। याद रखिएगा, टोटल 10 सेंटीमीटर लंबी यह होती है। एक फैलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होगी? तो जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अलावा इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, ध्यान से देखिएगा पार्ट्स को। मैं आपके सामने फैलोपियन ट्यूब बना रहा हूँ बेटा जी, और मैं उसी तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब होती है। ऐसी तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलती है हमें जब हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार की फैलोपियन ट्यूब होती है, और इसका लास्ट वाला जो भाग होता है वो महीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बट जाता है, जिसे हम फिम्ब्रिय कह देते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब की होती है। क्लियर? तो इसके टोटल पार्ट्स की मैं बात करूं तो बेटा जी 4 पार्ट होते हैं। पहला भाग यह है, इसके आगे क्या होगा? तो हम सबको पता है कि यहाँ यूट्रस होता है। यह भाग कौन सा है? यह यूट्रस का भाग है। क्लियर? ये पहला भाग होगा जिसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल पार्ट या इंट्रामुरल पार्ट। दूसरा यह भाग होगा जिसे हम इस्थमस बोल देते हैं। तीसरा भाग यह होता है जो एम्पुला कहलाता है, और चौथा भाग यह होता है जो इनफंडिबुलम कहलाता है। टोटल फैलोपियन ट्यूब में 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है जिसका नाम होता है बेटा इंटरस्टिशियल पार्ट और इंट्रामुरल पार्ट। इसे हम बोलते हैं इंट्रामुरल पार्ट। याद रखिएगा, इंट्रामुरल पार्ट, या इसी का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल पार्ट। इंटरस्टिशियल पार्ट। क्लियर? पहले भाग का नाम क्या होता है बेटा जी? जवाब होगा इंट्रामुरल पार्ट और इंटरस्टिशियल पार्ट। क्लियर? यह जो पार्ट होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट के अंदर आपको इसकी लेंथ कितनी देखने को मिलेगी? तो याद रखिए, इसकी लेंथ लगभग 1.25 सेंटीमीटर, मतलब 1.25 सेंटीमीटर लंबा यह होता है। और इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, यानी डायामीटर की मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसका डायामीटर बताऊं कि इसका डायामीटर कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका डायामीटर लगभग, इसका डायामीटर की मैं बात करूं तो इसका डायामीटर लगभग हमें 1 mm का नज़र आता है। 1 mm। अगर तुमसे एग्जामिनर सवाल पूछे कि इन चारों भागों में से, चारों पार्ट्स में से सबसे नैरो पार्ट कौन सा होता है, सबसे सकरा पार्ट कौन सा होता है, तो तुम्हारा जवाब यही होगा, सबसे नैरोवेस्ट पार्ट कौन सा होता है। या अगर सवाल मिले कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, दोनों में जवाब जाएगा इंटरस्टिशियल पार्ट और इंट्रामुरल पार्ट। ये सबसे छोटा भाग होता है। क्लियर? ये वाला हिस्सा। क्लियर? और ये कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? यूट्रस से यह जुड़ा हुआ भाग है। दूसरा भाग होता है बेटा इस्थमस। सेकंड पार्ट होता है तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब का, जिसे हम इस्थमस के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे हम उसे?
स्तमस्त के नाम से जानते हैं। स्तमस्त जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो याद रखिएगा स्तमस्त की लेंथ लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इसका जो डायामीटर होता है वह भी लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है। मतलब लगभग इसका डायामीटर और लेंथ दोनों बराबर होती हैं। तीसरा भाग जो तुम्हारा होता है, तीसरा पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का होता है बेटा, यह कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है बेटा जी? तुम्हारा जवाब होगा कि सर हम उसे एम्पुला बोल देते हैं। एम्पुला जो होता है इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है और डायामीटर भी लगभग 5, ये सेंटीमीटर में नहीं आएगा बेटा, इसको mm, क्लियर, यह mm में, डायामीटर को हम mm में काउंट करते हैं, यह mm में होता है, क्लियर। और जो आपका ये वाला होता है एम्पुला का डायमीटर, इस एम्पुला का डायमीटर भी 5 mm का होता है, क्लियर, 5 mm का होता है। तो अगर तुम्हें सवाल मिले, यहाँ से सवाल देखिएगा एम्पुला पे, एग्जाम के सवाल, पहला सवाल अगर तुमसे पूछा जाए लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट, चौड़ा नहीं बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब बेटा बड़ा बोला गया है, यह लगभग आधा हिस्सा कवर करता है। फैलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर की होती है, उसमें से 5 सेंटीमीटर लंबाई में केवल एम्पुला है, मतलब मैं कह सकता हूँ लार्जेस्ट पार्ट यही होता है। दूसरा सवाल यहाँ से, जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फर्टिलाइजेशन के लिए जगह कौन सी होती है, तो जवाब होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा इस सर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी पार्ट ही होता है। इसी फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी वह भाग होता है जहां स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, वह स्थान यही एम्पुला होता है, यह फर्टिलाइजेशन की साइट होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन शब्द के ऊपर ही वर्ड हैं। एक होता है बेटा सुपरफिटेशन, याद रखिएगा सुपरफिटेशन, क्वेश्चन है एग्जाम का, सुपरफिटेशन क्या होता है? अगर अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अगर कोई एक ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो हम उसे बोलते हैं सुपरफिटेशन, क्लियर। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ two ova in different सुपर फर्टिलाइजेशंस, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, याद रखिएगा जो अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बेटा यहाँ से बनते हैं। एग्जामिनर बहुत बार हमसे पूछता है कि बताओ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी पार्ट में होता है। एग्जामिनर ने बहुत बार हम एग्जाम में सवाल बनाया गया है, हर लगभग आपको हर एग्जाम में नज़र आएगा यह, क्लियर। और आपको ये पूछा जाता है कि जो सुपरफिटेशन होता है वह क्या होगा, आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा एट ए टाइम, एक ही समय में, एट ए टाइम, अलग अलग नहीं, एट ए टाइम इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल नियर बाई थी और दोनों में आपको जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो गए, तो हम उसे क्या कहेंगे, सुपरफिटेशन कह देंगे। यही एक और शब्द वर्ड बनता है सुपरफिकंडेशन, सुपरफिकंडेशन। एक होता है सुपरफिटेशन, एक होता है सुपरफिकंडेशन। सुपरफिकंडेशन का मतलब है कि एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाएं तो हम उसे सुपरफिकंडेशन बोलते हैं। यानी मैं बोलूँगा फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा एट ए टाइम इन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल,
एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाएं तो वह सुपर फिकंडेशन कहलाता है। एक समय में 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल से 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाएं सुपर फिटेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है? तुम्हारा जवाब होगा एम्पुला होता है। चारों सवाल याद रखिएगा। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? एम्पुला। फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है फैलोपियन ट्यूब की? एम्पुलरी पार्ट। सुपरफिटेशन और सुपरफिकंडेशन का मतलब भी क्या होता है, याद रखिएगा इन चीजों को। क्लियर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, चौथा भाग होता है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब का फोर्थ पार्ट। क्लियर। फोर्थ पार्ट का नाम होता है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम जो होता है यह चौथा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का। फोर्थ पार्ट इज इनफंडीबुलम। इस इनफंडीबुलम की लंबाई लगभग 1.25 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इसका डायामीटर लगभग 6 mm का होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे चौड़ा भाग यही होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताओ वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? बड़ा नहीं, वाइडेस्ट। वाइडेस्ट का मतलब बेटा चौड़ा होता है। 6 mm इसका डायमीटर है। एम्पुला का डायमीटर भी 5 mm ही था। इसका मतलब सबसे बड़ा पूछे लंबाई में तो एम्पुला, सबसे छोटा सबसे सकरा पूछे तो इंटरस्टिशियल पार्ट, और सबसे मोटा पूछे चौड़ाई में तो जवाब क्या होगा? इनफंडीबुलम। क्लियर। ये वो भाग है लास्ट वाला भाग ऐसा जो आगे जाके जिसमें डिवाइड हो रहा था तुम्हारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। ऐसे बारीक बारीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में वह कन्वर्ट हो रहा था जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिये। तो इन्हीं फिम्ब्रियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इनफंडीबुलम एंड होता है इनफंडीबुलम एंड्स बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के द्वारा ये खत्म होता है जिन्हें बोलते हैं फिम्ब्रिये। नेम्ड एज फिम्ब्रिये। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बेटा हम बोलते हैं फिम्ब्रिये। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम होता है फिम्ब्रिये। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिम्ब्रिये कहा जाता है। इन्हीं को हम नाम देते हैं फिम्ब्रिये। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम फिम्ब्रिये कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 20 से 25 के आसपास होती है। 20 से 25 की संख्या में बारीक बारीक फिम्ब्रिये होते हैं। क्या काम होता है इनका? तो मैं बोलूँगा इनका काम ओवम लेना होता है अंदर। तो मैं बोलूँगा कि फिम्ब्रिये क्या करता है? आप बोलोगे कि फिम्ब्रिये कैरी ओवम कहाँ से? ओवेरी से। फ्रॉम ओवेरी टू फैलोपियन ट्यूब। मतलब ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम जाता है वो किसके द्वारा जाता है? तुम्हारा जवाब होगा इसी फिम्ब्रिये के द्वारा। कुछ समय बाद इनमें से एक फिम्ब्रिये बढ़ जाता है। याद रखिएगा इनमें से एक फिम्ब्रिये बढ़ जाता है। जैसे मानो ये फिम्ब्रिये हैं ये ऐसे, और इन फिम्ब्रिये में एक फिम्ब्रिये आकृति में बढ़ गया है ऐसे, बाकी सब छोटे छोटे हैं। इस फिम्ब्रिये का नाम होता है ओवेरियन फिम्ब्रिये। इसे हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिये। जो आकृति में बड़ा होता है उसका नाम पड़ता है ओवेरियन फिम्ब्रिये। और यह जो ओवेरियन फिम्ब्रिये है यही यहाँ से जो ओवेरी होती है इस ओवेरी में से ओवम को अंदर लेने का काम करता है। मतलब कौन से फिम्ब्रिये के द्वारा ओवम जाता है? तुम्हारा जवाब होगा ओवेरियन फिम्ब्रिये के द्वारा। यही कैरी करता है, कैरी द ओवम। क्लियर। तो कौन सा फिम्ब्रिये ओवेरी को ओवम को कैरी करता है? तुम बोलोगे लार्ज फिम्ब्रिये जो होता है इनमें से, लार्ज फिम्ब्रिये, इनमें से एक फिम्ब्रिये जो है वो बढ़ जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड ओवेरियन फिम्ब्रिये। उसका नाम होता है ओवेरियन फिम्ब्रिये। और यह जो ओवेरियन फिम्ब्रिये होता है
यही ओवेरियन फिम्ब्रिया का काम होता है कि यह ओवम को अंदर लेगा। क्लियर? सब बातें मैं इसी इनफंडिबुलम पार्ट के रिगार्डिंग कर रहा हूँ। इनफंडिबुलम जो चौथा भाग है, लंबाई इसकी 1.25 सेंटीमीटर है, डायमीटर लगभग 6 mm के आसपास होता है, और यह सबसे चौड़ा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का। यह खत्म हो रहा है कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान प्रोजेक्शनों में, जिसे हम फिम्ब्रिये कह रहे हैं। इन फिम्ब्रियों का काम होता है ओवेरी से अंडे को अंदर लेना फैलोपियन ट्यूब में। और इनमें से कौन सा फिम्ब्रिय लेता है? तो जवाब होगा ओवेरियन फिम्ब्रिय लेता है। यही ओवेरियन फिम्ब्रिय ओवम को कैरी करेगा और अंदर ले जाएगा। क्लियर? यह सब बातें इनफंडिबुलम के रिगार्डिंग थी। अगर मैं शेप की बात करूं उसकी कि यह कौन सी शेप का होता है, तो जवाब होगा यह फनल शेप का होता है। तुम्हारा जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम की बात बेटा मैं कर रहा हूँ, इनफंडिबुलम इसी शेप का होता है। इनफंडिबुलम कौन सी शेप का होता है? जवाब होगा फनल शेप का होता है। क्लियर? सारी कीप के आकार का फनल शेप का यह होता है। सब बातें इनफंडिबुलम के रिगार्डिंग थी। मतलब मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई क्या है, उसके भाग क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। चारों पार्ट्स मैंने बताए आपको, ओपनिंग कितनी हो है वो हमने डिस्कस की है। फैलोपियन ट्यूब के अन्य नाम क्या है ये हमने डिस्कस करे हैं। इसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यह स्ट्रक्चर पे भी एग्जाम में कुछ सवाल बने हुए हैं, याद रखिएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बड़ी खतरनाक है, याद रखिएगा। इसकी जो इनर लेयर है, फैलोपियन ट्यूब की इनर लेयर है, वह बनी होती है, लाइंड होती है। इनर लेयर लाइंड बाय जो सेल्स आती है, उन सेल्स का नाम है बेटा सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स। सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। जो कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं, सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स, वो सबसे अंदर वाली लेयर बनाती है तुम्हारी किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। इससे एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बन गया कि इसके इनर लेयर किससे बनी है? आपका जवाब होगा सिलिएटेड कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स। मतलब यह है बेटा, ये मानो फैलोपियन ट्यूब है, इसमें जो अंदर वाली लेयर है वो ऐसे सिलिएटेड होती है, इसमें सिलिया पाए जाते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम सिलिया कहते हैं। ऐसे सिलिया मिलते हैं, इसमें प्लेन नहीं है, सिलिएटेड यह होती है। इन सिलियाओं का क्या काम है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये जो सिलिया होते हैं ये मदद करते हैं, सिलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म यूट्रस से और आपकी यूट्राइन ओपनिंग से अंदर आएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो उसे गति देने में मदद करते हैं ताकि वो जाइगोट, आपका जो ओवम है, मतलब एम्पुलरी पार्ट तक पहुंच सके। इंटरस्टिशियल पार्ट से एम्पुलरी पार्ट तक आए और ओवम के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन कर ले, उसके मूवमेंट में भूमिका निभाता है। सिलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म एंड जाइगोट। जब ओवम स्पर्म के मूवमेंट में मदद करता है, इसके अलावा स्पर्म कोमा ओवम, जो तुम्हारा ओवम है यह भी गति करता हुआ पेल्विक कैविटी से, पेल्विक ओपनिंग से, ओवेरी से होता हुआ तुम्हारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी ओवेरियन फिम्ब्री में आएगा, वहां से इनफंडिबुलम में आएगा और इनफंडिबुलम से आपकी एम्पुला में आएगा। तो उसे लाने के लिए जो सिलिया है वो मदद करते हैं। तो ओवम की गति करने में मदद करेंगे, स्पर्म की गति करने में मदद करेंगे, और जब दोनों मिल जाएंगे जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से जाके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, इसके जाने में भी यह मदद करता है। तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ओवम एंड जाइगोट, इन तीनों की गति में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने अगर सुना हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब फैलोपियन ट्यूब में ही
इम्प्लांटेशन हो जाता है उसे हम मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है तुम्हें पता है? इसी साल जो तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो सीलिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो गति नहीं कर पाता जाइगोट और वहीं की वहीं इम्प्लांट हो जाता है। मतलब जाइगोट की गति करने के लिए फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होना बहुत जरूरी है। अगर सीलिया नष्ट हो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के तो जाइगोट गति नहीं कर पाएगा और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस यूट्रस में नहीं होकर फैलोपियन ट्यूब में ही हो सकता है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम दे देते हैं। क्लियर? तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अगर सीलिया नष्ट हो जाएंगे, सीलिया डिस्ट्रक्ट हो गए, सीलिया अगर डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे या नष्ट हो जाते हैं तो ये क्या कोज कर सकते हैं? ये कोज कर सकते हैं बेटा जी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इम्प्लांटेशन कर सकते हैं ये, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब। मतलब नॉर्मल इम्प्लांटेशन यूट्रस में होना चाहिए, वो कहाँ हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में, और जिसका नाम हम देंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है अगर सीलिया फैलोपियन ट्यूब में नहीं है तो। क्लियर? लगभग 90% तक की सेल ये होती हैं इसमें। इसके अलावा इसमें एक और सेल होती है, उसे पैग सेल बोलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ कि बताओ पैग सेल कहाँ पाई जाती हैं? तुम्हारा जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब में मिलती हैं। इन्हें इंटरकैलेटेड सेल भी बोलते हैं। इन्हीं का नाम होता है बेटा इंटरकैलेटेड सेल। इंटरकैलेटेड सेल पैग सेल का ही नाम होता है। यह नॉन सिलिएटेड होती हैं, याद रखिएगा। कहाँ पाई जाती हैं? तुम्हारा जवाब होगा प्रेजेंट होती हैं फैलोपियन ट्यूब में, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। कैसी होती हैं? तुम बोलोगे नॉन सिलिएटेड होती हैं, ये नॉन सिलिएटेड होती हैं। कितने प्रतिशत होती हैं? लगभग 10% संख्या में पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन 10% होती हैं ये, जो पैग सेल के नाम से जानी जाती हैं। यह भी इसी स्ट्रक्चर की बातें कर रहा हूँ मैं, जहाँ सिलिएटेड सेल है, दूसरी पैग सेल होती है। सिलिएटेड का काम मूवमेंट करवाना है, पैग का क्या काम होता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, याद रखिएगा। इनका जो फंक्शन होता है इन पैग सेलों का, वह होता है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जाइगोट। जब फर्टिलाइज्ड जाइगोट होता है वो 4 दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। 5वें दिन पर इम्प्लांटेशन होगा, यूट्रस में जाएगा, तो 4 दिन तक उसे पोषण यही पैग सेल देती हैं। इसके अलावा दूसरा काम होता है, यह एक्टिवेट करता है स्पर्म को, एक्टिवेट द स्पर्म। हमारे जो स्पर्म होते हैं उनको एक्टिवेट करने में भी पैग सेल का यूज होता है। तो पैग सेल इंटरकैलेटेड सेल्स जो कि फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं। क्लियर है बेटा जी? दोनों स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर में मैंने पहला सिलेटेड सेल के बारे में बताया है, जो कि सीलिया होता है इनमें, जो गति करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा पैग सेल बताया, जो इंटरकैलेटेड सेल हैं, फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती हैं और ये न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं जाइगोट को, और स्पर्म को एक्टिवेट करने में इनकी भूमिका होती है। क्लियर है बेटा? चलिएगा, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है। आपका जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा जी, इस फैलोपियन ट्यूब का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, फैलोपियन ट्यूब का इम्पोर्टेंट फंक्शन है तुम्हारा क्या? 2 या 3 बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन ये करती है, और उन फंक्शनों में सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है तुम्हारा, बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन इसका होता है। फंक्शन की बात करने से पहले एक और मैं बात करूंगा इसके कुछ क्वेश्चनों में। एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा कि एक्सरे एग्जामिनेशन, याद रखिएगा, एक्सरे एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का एक्सरे से एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है? तुम्हारा जवाब होगा साल्पिंगोग्राफी, साल्पिंगोग्राफी। साल्पिंगोग्राफी इज द
एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे से एग्जामिनेशन करना क्या कहलाता है? साल्पिंगोग्राफी कहलाता है। दूसरा, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को हम साल्पिंगाइटिस बोलते हैं। इसका नाम होता है बेटा साल्पिंजाइटिस, इज द इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर मैं इसके डेवलपमेंट की बात करूं, इसके डेवलपमेंट की, फैलोपियन ट्यूब डेवलप कहाँ से हो रही है, याद रखिएगा। इसके डेवलपमेंट में मैं दो बातें तुम्हारे लिए यहाँ से कर रहा हूँ। एम्ब्रियो जो होता है, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है और वह 2 से 8 वीक के दौरान, 2 से 8 वीक का जब होता है, तब तक हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। ओवम, एम्ब्रियो और फीटस कहलाता है। 2 वीक तक हम उसे जाइगोट क्या कह सकते हैं, 8 वीक तक हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं, 8 सप्ताह के बाद जन्म तक हम उसे फीटस कह देते हैं। तो एम्ब्रियो जो होता है, उस एम्ब्रियो के पास में 2 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं। एक स्ट्रक्चर का नाम है मुलिरियन डक्ट, याद रखिएगा, मुलिरियन डक्ट, मुलिरियन डक्ट, मुलिरियन डक्ट। ये जो मुलिरियन डक्ट है, यह निर्माण करती है, ये बनाती है, फॉर्म करती है, इट फॉर्म्स निम्नलिखित स्ट्रक्चर। इसी से फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है, इसी से यूट्रस का निर्माण होता है और इसी से तुम्हारे वेजाइना का निर्माण होता है। मतलब बच्चे की एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो की मुलिरियन डक्ट के द्वारा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना का निर्माण होता है। इसी जो बच्चा है तुम्हारा, इसमें एक और डक्ट होती है, उसका नाम वॉल्फियन डक्ट होता है, वॉल्फियन डक्ट है, वॉल्फियन डक्ट। ये जो वॉल्फियन डक्ट होती है, इससे भी कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं और उन स्ट्रक्चरों में नाम है जो बनते हैं यहाँ, उनमें नाम है बेटा जी वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस वह है जो स्पर्म को लेकर आती है सेल्स ऑफ सर्टोली से पुरुषों में, इसी को काटना वासक्टोमी, पुरुष नसबंदी कहलाता है, इसका निर्माण ये करती है। इसके द्वारा अलावा इजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण ये करता है, इजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण ये करता है। इसके अलावा इसी के द्वारा यूरेटर का निर्माण होता है, इसी के द्वारा किडनी का निर्माण होता है। यानी जो मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें बताई है, यह वॉल्फियन डक्ट होती है जो वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेटर्स और किडनी का निर्माण करती है। तो अगर तुमसे कोई कहे फैलोपियन ट्यूब किससे बनती है, तुम्हारा जवाब होगा मुलिरियन डक्ट से। तुम्हें कोई कहे वेजाइना का निर्माण किससे हुआ है, मुलिरियन डक्ट से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर है बेटा जी। इसके अलावा हम फैलोपियन ट्यूब का बिल्कुल एंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, वह है फंक्शन। एक फैलोपियन ट्यूब के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला कार्य इसका होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यह साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के रूप में काम करता है। यह मैंने बताया तुम्हें कि इसी के एम्पुलरी पार्ट में, इसी के एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये कार्य इसका हो गया। दूसरा इसका कार्य होता है बेटा जी मूवमेंट करवाना, यानी कि मूवमेंट ऑफ जाइगोट, मूवमेंट ऑफ जाइगोट। इसके अलावा स्पर्म एंड तुम्हारा ओवम, इन सभी के मूवमेंट के में भी काम करता है, क्योंकि इसमें फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। तीसरा ये न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू जाइगोट, जाइगोट टिल द इम्प्लांटेशन, जब तक वह इम्प्लांटेशन उसका नहीं हो जाता, वह जब तक यूट्रस में नहीं चला जाता, तब तक उसको पोषण देने का काम पैक सेल करती हैं।
और ये तीनों काम तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब करता है। मतलब इसका कार्य फर्टिलाइजेशन के लिए साइड प्रदान करना है, जाइगोट का मूवमेंट कराना इसका कार्य हो जाता है। इसके अलावा इसी का कार्य होता है न्यूट्रिशन प्रदान करना जाइगोट को जब तक उसका इम्प्लांटेशन नहीं होता। क्लियर है बेटा जी? दिस ऑल आर अबाउट द फैलोपियन ट्यूब्स। जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई है सब फैलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग होती हैं। क्लियर? इसके अलावा हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, और लास्ट ऑर्गन हमारे पास शेष रहा है, उस ऑर्गन का नाम है तुम्हारा, लास्ट ऑर्गन आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में उसका नाम है ओवेरी। ओवेरी सबसे पहले बेटा हमने डिस्कस किया नंबर फर्स्ट वेजाइना, नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया यूट्रस, नंबर थर्ड अभी मैंने डिस्कस किया फैलोपियन ट्यूब, नंबर फोर्थ है तुम्हारा ओवेरी। क्लियर? तो आइए ओवेरी के बारे में भी हम बात करते हैं। ओवेरी भी बेटा पेयर्ड ऑर्गन होता है, मतलब संख्या में 2 पाए जाते हैं। इट इज ए पेयर्ड ऑर्गन। पेयर्ड ऑर्गन होता है यह तुम्हारा, जो तुम्हारा यूट्रस है, यूट्रस में जहाँ फैलोपियन ट्यूब है तुम्हारी, ये तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब यहाँ रहती है, और इस फैलोपियन ट्यूब में के ठीक जो फिम्ब्रिया है, उस फिम्ब्रिया के ठीक नीचे तुम्हारी क्या मिलती है बेटा, इस जगह पर जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम ओवेरी होता है। मतलब ओवेरी संख्या में 2 होगी, इसका नाम एक ओवेरी फर्स्ट वाली और दूसरी का नाम ये है दूसरी ओवेरी, लेफ्ट और राइट। मतलब ओवेरी संख्या में 2 होती हैं। क्लियर? तो पेयर्ड ऑर्गन तुम्हारा ओवेरी होता है। सेकंड, इसका मेजरमेंट क्या होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो याद रखिएगा इसकी मेजरमेंट होता है 3:2:1 सॉरी सेंटीमीटर में होगा बेटा, यानी लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ चौड़ाई रहती है, और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रहती है। क्लियर? मोटाई चौड़ाई लंबाई सेंटीमीटर में आती है। 3, 2, 1। अगर मैं इसके वेट की बात करूं, ओवेरी का वजन कितना होता है, याद रखिएगा ओवेरी का वजन लगभग 0.14 औंस होता है। इसका वजन औंस में मापते हैं, 0.14 औंस एक ओवेरी का वजन होता है। 1 औंस बराबर होता है बेटा 1 औंस बराबर 27.5 ग्राम या 30 ml होता है। 1 औंस का मतलब है 27.5 ग्राम या लगभग 30 ml, तो इसका वजन लगभग 0.14 औंस होता है। क्लियर? वेट 0.14 औंस इसका होता है। कितने भाग होते हैं, याद रखिएगा इसके 2 पार्ट होते हैं। ओवेरी का जो आउटर पार्ट होता है वह कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो इनर भाग होता है वह कहलाता है मेडुला। अंदर वाले भाग को मेडुला बोलते हैं, जैसे एड्रिनल ग्लैंड में होता है वैसे इसमें आउटर भाग का नाम कॉर्टेक्स होता है और अंदर वाले भाग का नाम मेडुला होता है। क्लियर? 2 भाग तुम्हारे इसके होते हैं तुम्हारे ओवेरी के। क्लियर? आपका जो ओवेरी है इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, तो याद रखिएगा जेनाइटल रिक्स से। क्लियर? ऑरिजिन ऑफ ओवेरी, origin of ovary from genital ridge, जेनाइटल रिज से इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन एग्जाम का कि बताओ ओवेरी का निर्माण कहाँ से हुआ है, तुम बोलोगे कि यह इसका निर्माण जेनाइटल रिज से हुआ है। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका निर्माण कहाँ से हुआ है, ओवेरी का निर्माण कौन से भाग से होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि इसका निर्माण जेनाइटल रिज से होता है। क्लियर? जेनाइटल रिज से। अगर तुमसे कोई पूछता है कि इसकी जो आर्टरी होती है, इसकी जो आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है, जेनाइटल रिज है ये, इसके अलावा
जो आर्टरी होती है सप्लाई करती है उसका नाम है ओवेरियन आर्टरी। क्लियर? तो ओवेरियन आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच है? तो याद रखिएगा, ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। जो हमारी एब्डोमिनल आयोटा होती है उसी एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच होती है तुम्हारी ओवेरियन आर्टरी। मतलब ओवेरियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा, जो एब्डोमिन, आपने आयोटा सुना होगा, असेंडिंग आयोटा, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, देन थोरेसिक कैविटी में आता है थोरेसिक आयोटा, फिर एब्डोमिन में जाता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा से ही सीलियक ट्रंक निकलता है और उसमें ब्रांचेज होती हैं जिसका नाम ओव का होता है ओवेरियन आर्टरी, जो महिला में ओवेरी को सप्लाई करती है। क्लियर? तो यह एब्डोमिनल आयोटा की ही ब्रांच होती है। दूसरा, इसका डेवलपमेंट जेनाइटल रिज से रखा गया है। जेनाइटल रिज से ही इसका डेवलपमेंट होता है तुम्हारी ओवेरी का। क्लियर? ये सब बातें मैंने ओवेरी के एनाटॉमिकल पोर्शन के रिगार्डिंग तुमसे की है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे ओवेरी के फंक्शनों के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन तुम्हारी ओवेरी करती है बेटा, और इसका पहला फंक्शन है oogenesis। पहला फंक्शन इसका होता है बेटा oogenesis। क्लियर? oogenesis, पहला काम इसका होता है oogenesis। oogenesis शब्द का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम। मैच्योर ओवम का निर्माण करना ही oogenesis कहलाता है। मतलब ओवेरी के द्वारा ही ओवम का निर्माण होता है, पहला इंपॉर्टेंट कार्य। दूसरा, यह हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन भी यही करता है, जिसमें मोस्टली आते हैं बेटा जी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण भी ओवेरी के द्वारा किया जाता है, जिनमें से एस्ट्रोजन को ही हम फीमेल हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन का ही दूसरा नाम फीमेल हार्मोन होता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन ओवेरी ऑफ फीमेल से ही निकलते हैं। क्लियर? तीसरा और बहुमूल्य कार्य इसका होता है दैट इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रक्रिया भी यही संपन्न होती है। ओवुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से आते हैं बेटा, ध्यान पूर्वक हम यहाँ से बनने वाले सारे सवालों को डिस्कस करेंगे ओवुलेशन से संबंधित। ओवुलेशन का पहला मतलब क्या होता है देखिएगा। ओवुलेशन का मतलब होता है कि एक्सपल्सन होना, एक्सपल्सन ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, महिला की ओवेरी में एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है, उसका नाम ग्राफियन फॉलिकल होता है। मानो महिला की ओवेरी है और इस ओवेरी में से बारीक 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 ये फॉलिकल हैं, और इन फॉलिकल में से एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसी का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है तो इसी से, इसके रप्चर होने से ही बाहर निकलता है। मानो ऐसे रप्चर हो जाएगा और इससे बाहर निकलेगा ओवम। जो बाहर चीज़ निकली है इसका नाम ही क्या होता है? ओवम, या इसी का नाम होता है सेकेंडरी ओसाइट। इसी को बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ओसाइट, या इसी का नाम है ओवम। ये चीज़ बाहर जो निकली है ये ओवम या सेकेंडरी ओसाइट कहलाएगी। और
इस प्रोसेस का कार्य ही ओवुलेशन कहलाता है। मतलब ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर ओवम का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। क्लियर? और यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ओवेरी में ही संपन्न होती है। तो अगर कोई कहे कि व्हाट इज ओवुलेशन, तुम कहोगे एक्सपल्सन ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम का बाहर निकलना ही ओवुलेशन कहलाता है। ये छोटे छोटे ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, इनको हम इमेच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं, जो मैच्योर नहीं हैं। दीज आर द इमेच्योर फॉलिकल्स। ये इमेच्योर फॉलिकल मैच्योर होंगे और उसमें हार्मोन काम करता है FSH, और जब बड़ा हो जाएगा ये रप्चर होगा, उसके लिए काम करता है LH हार्मोन। कोई तुम्हें कहे कि बताओ ओवुलेशन कराने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, तो जवाब होगा LH हार्मोन। और फॉलिकल को मोटा करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, तो जवाब होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ यह हार्मोन काम करता है और यहाँ पर यह हार्मोन काम करता है, और फिर तुम्हारा ओवुलेशन प्रोसेस संपन्न हो जाएगा। चलिएगा, इसके अलावा यहाँ जो सवाल बनते हैं वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला MCQ देखिएगा, कब होता है ओवुलेशन? तो मैं बोलूँगा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल बनता है कि ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद होता है। नहीं, ओवुलेशन कब होता है? तो मैं बोलूँगा ओवुलेशन अक्कर्स 14 days बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो तुम्हारा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उससे ठीक 14 दिन पहले क्या हो जाता है? ओवुलेशन। मतलब ओवुलेशन बाद में नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले होता है, याद रखिएगा। ओवुलेशन अकर्स 14 days बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ओवुलेशन जो होता है वह इससे ठीक पहले या कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो याद रखना है LH हार्मोन। LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन कराने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होगा उस हार्मोन का नाम होता है LH हार्मोन। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि बताओ LH सर्ज कब होती है, मतलब LH हार्मोन ज़्यादा कब होता है? LH सर्ज। LH surge occurs 24 hours before 24 hours before the ovulation। जब ओवुलेशन हो रहा होगा उससे 24 घंटे पहले ही हो जाती है LH सर्ज। LH हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा और फिर उसके बाद ओवुलेशन होगा, तो मैं कहूँगा कि लगभग 24 घंटे पहले क्या हो जाती है? LH सर्ज हो जाती है। यहीं पर एक दो सवाल अभी लेटेस्ट एग्जाम में आने लगे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। और उसमें बोला जाता है पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन होते समय जो दर्द होता है वह क्या कहलाता है? रायपुर एम्स, ये भुवनेश्वर एम्स में सवाल पूछा गया था, उसका नाम है, भोपाल एम्स में पूछ लिया गया है, मिटल्स मर्ज फिनोमिना। मिटल्स मर्ज। अगर क्वेश्चन आए कि मिटल मर्ज का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जवाब होगा मिटल्स मर्ज का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, इसे ही बोलते हैं मिड पेन, इसी को बोलते हैं मिड पेन। इसका मतलब है पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। पेन ड्यूरिंग menstrual cycle at the time of ovulation। at the time of ovulation, ओवुलेशन के समय menstrual cycle के चक्र में जो पेन होता है वह मिटल्स मर्ज कहलाता है। कारण क्या होगा इसका? इसका मुख्य कारण होता है एब्डोमिनल इरिटेशन या पेरिटोनियल इरिटेशन। इसका कारण होता है पेरिटोनियल इरिटेशन। पेरिटोनियल इरिटेशन।
तो पेरिटोनियल इरिटेशन होता है, यह मुख्य कारण बनता है तुम्हारा मिटल्स मर्ज। याद रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, मिटल्स मर्ज 2-3 एग्जाम में पूछ लिया गया है। ओवुलेशन के समय दर्द होना मिटल्स मर्ज कहलाता है। क्लियर। एक और सवाल यहां से आपका, स्पिन बर्किट फिनोमिना ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये क्या इंडिकेट करता है? तो तुम बोलोगे यह इंडिकेट करता है ओवुलेशन को, इंडिकेट ओवुलेशन। जब हम ओवुलेशन के समय आपके सर्वाइकल म्यूकस को चेक करते हैं तो वहाँ कैसा फिनोमिना नजर आता है? तुम बोलोगे स्पिन बर्किट फिनोमिना नजर आता है। क्लियर। कौन सा टेस्ट करते हैं ओवुलेशन के लिए? तो याद रखिएगा फर्न टेस्ट परफॉर्म फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जवाब होगा फर्न टेस्ट किया जाता है। सारे सवाल मैंने ओवुलेशन से संबंध में बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ओवुलेशन। ओवुलेशन 14 दिन पहले होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहली बात, एलएच हार्मोन जिम्मेदार होता है ओवुलेशन के लिए। एलएच सर्ज 24 घंटे पहले होती है ओवुलेशन के। ओवुलेशन के समय दर्द होना मिटल्स मर्ज फिनोमिना कहलाता है, जिसका मुख्य कारण पेरिटोनियल इरिटेशन होता है। स्पिन बर्किट फिनोमिना सर्वाइकल म्यूकस का इंडिकेट करता है ओवुलेशन को। फर्न टेस्ट परफॉर्म करते हैं ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन जो होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? जवाब होगा फर्न टेस्ट किया जाता है। क्लियर। इसी के साथ बेटा जी जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन थे, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन थे, दोनों को मैंने समाप्त किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके oogenesis प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट बात, दैट इज नोन एज योर उगोनिया की संख्या कितनी होती है, उगोनिया संख्या में कितने पाए जाते हैं। और एक हम बात करेंगे वहाँ पर तुम्हारे कि जब कभी भी हम एक एक्सेसरी ऑर्गन को पढ़ते हैं वह ब्रेस्ट होता है, तो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन सी ग्लैंड का टाइप होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।